वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर, या आप कहेंगे दोस्तों समाज शास्त्र को लेकर हम सीटेट फरवरी 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह के प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्योंकि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद हम आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएसटी पेडागोजी मतलब समाजशास्त्र विषय के देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेना है, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न जो होगा वो इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। इस प्रकार पहला प्रश्न पूछा गया है, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि मानचित्रों का सबसे अच्छा उपयोग डैश डैश के लिए किया जा सकता है। मानचित्र यानी एक तरीके से मैपिंग, अगर आप कहेंगे, नकाशा कहेंगे, कि उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल डैश डैश के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। यह हो जाती है एसएसटी पेडागोजी, सामाजिक शास्त्र पेडागोजी यहां पर पूछी गई है। तो देखिए, इतिहास में घटनाओं के अनुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए, अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के जीवन का तार्किक क्रम में अध्ययन करने के लिए, या फिर आपको चौथा विकल्प दिया गया है कि उन स्थानों को चिन्हित करना जहां लोग इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर रहते थे। तो इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है कि मानचित्रों का सबसे अच्छा उपयोग, सबसे अच्छे उपयोग की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा कि उन स्थानों को चिन्हित करना जहां लोग इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर रहते थे। आपका डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपका यहां पर 4th विकल्प जो रहेगा वो सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप देखेंगे जिस प्रकार यहां पर अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित निर्धारित करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है। हमको 4 विकल्प इसको लेकर भी यहां पर दिए हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, आपका दूसरा विकल्प बताया गया है कि बुनियादी कानून या नियम जिनका सभी को पालन करना होगा, धार्मिक संस्थाओं की संरचना, या फिर सामाजिक आंदोलन में लोगों की भागीदारी के लिए मानदंड जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। इस प्रकार आपको क्या है, 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए, हम आपको यहां पर बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान निम्नलिखित निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है, बुनियादी कानून या नियम जिनका सभी को पालन करना होगा, ये क्या होता है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो आपका बी वाला विकल्प क्या रहेगा, यहां पर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। आपका सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की। आप प्रश्नों को समझेंगे दोस्तों, प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, सभी वीडियोस में बताता हूं, करीब करीब हमने क्या है दोस्तों 60 वीडियो ये अभी तक अपलोड कर चुके हैं। और हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि प्रश्न आप पढ़ेंगे, प्रश्नों को आप समझेंगे। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या किसने की, तो मुमताज अली इन्होंने की। बात को याद रखेंगे दोस्तों आप। ऑप्शन जो डी है आपका वो क्या रहेगा, सही विकल्प यहां पर रहेगा। तो 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 3 तो होने वाले, लेकिन कोई एक नहीं होगा, वो हमको क्या है यहां पर बताना है। तो देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो देखिए, यहां अगर आप बात करोगे, कलपक्कम ये क्या होगा, ऊर्जा केंद्र होगा, तारापुर होगा, आपका नरोरा होगा, लेकिन यहां पर पोखरन ये आपका क्या है, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। मतलब आपका डी वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। ऑप्शन 4th जो होगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है, रहने वाला है। फिर से एक बार क्या है, एसएसटी पेडागोजी को लेकर
प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ग्राम सभा को लेकर यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है दोस्तों, आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, हम सही विकल्प की बात करेंगे, सही जवाब की बात करेंगे तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल क्या है, यहां पर परफेक्ट होने वाला है। ओके यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार पूछा गया है कि एजुसेट क्या है। तो देखिए आपको बताना है दोस्तों कि एजुसेट क्या है। आपको यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं। देखेंगे आपकी रॉकेट जो मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्यों के चारों ओर कक्षा में रखता है। आपको सेकंड विकल्प दिया गया है कि सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया गया एक क्षुद्र ग्रह है, या फिर एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो देखिए दोस्तों अगर आप बात करोगे एजुसेट की, क्या एजुसेट क्या होता है, तो ये होता है एक मानव निर्मित उपग्रह, भारतीय उपग्रह। मतलब आपका जो फोर्थ वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा आपका। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यहां पर देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यहां पर बताया गया है कि एजुसेट पहला शैक्षणिक उपग्रह था जिसने देश के शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिए कक्षा कक्षों को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार प्रदान किया। इस प्रकार क्या है, आप इसको लेकर अधिक मालूमात भी यहां पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानव सहित जीवित जीव है जो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप प्रमुख रूप से प्रभावित है। इस प्रकार का आपको क्या है प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यहां पर भी आपको चार विकल्प नजर आ रहे हैं, जैसे कि बताया गया है जैवमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है या फिर वायुमंडल है। इस प्रकार आपको चार विकल्प दिए गए दोस्तों। तो याद रखेंगे कि यहां पर बताया गया कि मानव सहित जीवित जीव है जो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं, तो वो रहेगा हमारा जैवमंडल। तो आपका फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर सीटेट फरवरी 2026 के लिए जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों और इसके विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं। हम यहां पर आपको प्रश्न पढ़ा देंगे, उसके बाद विकल्प दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बनता है कि लोकतंत्र में चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं जो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। ओके, दूसरा बताया गया कि नियमित चुनाव से सरकारें बदली जा सकती है। इस प्रकार आपको क्या है दो विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों, और ऑप्शन अगर आप देखेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर आपको जो विकल्प बताया गया कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए अगर हम फिर से एक बार प्रश्न की तरफ लौटते हैं दोस्तों, और यहां पर अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं जो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। और दूसरा भी यहां पर दोस्तों सही रहेगा कि नियमित चुनाव से सरकारें बदली जा सकती है। तो आपके दोनों विकल्प यहां पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मतलब आपका जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है दोस्तों, तो देखिए उसमें से आपका जो डी वाला विकल्प है वो सही है। ए और बी दोनों सत्य है। मतलब आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो क्या रहेगा, यहां पर सही रहेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल चाहर बाग का स्थल नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हमने भी क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है कि कौन सा मुगल चाहर बाग का स्थल नहीं है। तो देखिए लाल महल होगा, शालीमार होगा दोस्तों, और हुमायूं का मकबरा भी होगा, लेकिन कुवल उल इस्लाम मस्जिद ये यहां पर क्या है दोस्तों, चार बाग नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अनुभवी राष्ट्रवादी नेता थे भारत में नामक सत्याग्रह के एक, थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। अब भारत नामक सत्याग्रह के कौन एक दक्षिण अनुभवी राष्ट्रवादी नेता थे, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए अगर आप चार विकल्प देखेंगे तो यहां पर
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सी राजगोपालचारी आपका सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन एक जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही विकल्प रहने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है सभी वीडियोस जो है आप हमारे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए 11वां जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो एसएसटी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होने वाला है, क्योंकि पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र क्या होता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं, जो कंटेंट बेस्ड नहीं होते, जो इतिहास से मतलब जुड़े तो होते हैं दोस्तों लेकिन किसी थ्योरी से जुड़े नहीं होते। आप समझेंगे। अब देखिए प्रश्न पढ़ लेंगे आप, बहुत बड़ा प्रश्न है। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता मतलब इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। इस प्रकार से कौन कह रहा है, तो रोजी कह रही है। अब देखिए रोजी का यह कथन क्या परिवर्तित करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो सीधे सीधे तौर पर यह क्या हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक रूढ़िबंध धारणा हो जाएंगी। अगर आप देखते हैं तो आपका सी वाला विकल्प क्या रहेगा, यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। आपका जो सी वाला विकल्प होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, परफेक्ट होने वाला है। फिर से एक बार क्या है, एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखिए संघवाद की समझ और सराहना के लिए आपको बताना है कि कौन सा मूल्यांकन प्रश्न है दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार का 12वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए, देखते आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके विचारों में क्या हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। संघवाद परिभाषित कीजिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है, विधिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। अब इसमें आपको बताना है कि मूल्यांकन में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा होगा। तो देखिए आपके विचारों में क्या हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं, ये वाला विकल्प क्या रहेगा आपका दोस्तों, सही विकल्प रहेगा, क्योंकि मूल्यांकन प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है यही वहां पर क्या है दोस्तों बताया जाएगा। अगला प्रश्न फिर से एक बार क्या है, एसएसटी पेडागोजी को लेकर आपको पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 20 नंबर के लिए आपको एसएसटी पेडागोजी पूछी जाती है दोस्तों। 20 नंबर के लिए बात को आप समझेंगे। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ओके, इस प्रश्न के संबंधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न हर बार क्या है आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए, तो देखिए यहां पर 4 विकल्प जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, और अगर आप सही विकल्प की बात करेंगे तो देखिए उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना उचित होगा क्या, तो नहीं होगा। पहला वाला विकल्प तो सही नहीं है। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, सिर्फ ग्लोब दिखाने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, तो चलो इसको भी हम कट कर देते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, मैप दिखाने से काम हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, यह वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों आपका सही रहेगा। मतलब अगर आप बात करते हो डी वाले विकल्प की तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश डैश द्वारा किया जाता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा गया है कि तालुकों में भूमि के मामले का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही रहेगा। आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों जो पीवाईक्यू से हमने लिया है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए दलित शब्द का अर्थ क्या है, हमने कई बार इस शब्द को सुना है और आपको बताना है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों बहिष्कृत नहीं होता है,
दलित शब्द का अर्थ, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो टूटा हुआ होता है। जो आपका फर्स्ट विकल्प है वो सही रहेगा। याद रखेंगे दोस्तों कि दलित शब्द का जो अर्थ होता है वो टूटा हुआ होता है। इसका स्पष्टीकरण भी हम आपके लिए यहां पर लेकर आए। आप देख सकते हैं कि दलित शब्द का सही अर्थ टूटा हुआ या कुचला हुआ, शोषित, पीड़ित है, जो पारंपरिक जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखे गए लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप में बहिष्कृत रहे हैं और अब अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार क्या है दलित का अर्थ यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों यहां पर हमने सीटेट फरवरी 2026 के लिए जो नोट्स क्रिएट किए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर 2 के लिए आपको एसएसटी पेडागोजी के साथ यहाँ पर मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों और समाज शास्त्रों मतलब एसएसटी पेडागोजी के जो नोट्स है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में दिए जा रहे हैं पीडीएफ नोट्स है दोस्तों। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 999 रुपये है, लेकिन 50% ऑफ आपको क्या है ये नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे दोस्तों तो पेपर 1 के लिए भी आपको क्या है यहाँ पर हिंदी, मराठी, सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्रों और ईवीएस पेडागोजी मतलब गणित को छोड़कर सारे नोट्स करीब करीब यहां पर मौजूद है दोस्तों। तो ये परिसर अभ्यास का जो नोट्स है दोस्तों ये सारे नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में दिए जा रहे हैं दोस्तों। और दोनों पेपर के अगर आपको सभी नोट्स चाहिए तो दोनों पेपर के नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको कॉन्टैक्ट कर उस पर व्हाट्सअप कर आप क्या है अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। तुरंत क्या है इसको परचेस कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा में अभी भी 48 दिन का वक्त बाकी है दोस्तों। और एनसीईआरटी का फुल सिलेबस क्या है इसमें इंक्लूड है और एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने यहां पर क्या है इसको बनाया है। तो एक व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है आप इसको अभी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी मीडियम के आप हो सभी मीडियम के लिए ये क्या है नोट्स यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर से एक बार क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है क्योंकि पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो थोड़े बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान पर एक परियोजना के रूप में आप निम्नलिखित में से किस गतिविधि की योजना बनाएंगे जिसे विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मैं आपको बताता हूं क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकते क्योंकि बड़ी आसान पेडागोजी होती है। सिर्फ हमने प्रश्न को समझ लेना है। तो देखिए यहां पर आपको क्या ऑप्शन दिए गए, सहारा रेगिस्तान की यात्रा करना और अवलोकन करना। तो ठीक है ये वाला तो सही हो जाता है, लेकिन इस सबसे बेहतर मैंने आपको बताया कि पेडागोजी क्या होती है सबसे बेहतर, सिर्फ ये सही हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए एक नक्शा बनाना और सहारा रेगिस्तान का पता लगाना ये भी सही है, लेकिन परफेक्ट है क्या? नहीं है। स्रोत व्यक्ति की पहचान करना और बातचीत से विस्तृत नोट्स बनाना ये भी सही है, लेकिन बेस्ट नहीं है। पेडागोजी कहता है कि भैया सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन आपको क्या है सिलेक्ट करना है। तो देखिए सहारा मरुस्थल के बारे में जानकारी एकत्रित करना और कक्षा में प्रस्तुति देना ये वाला विकल्प आपका सबसे बेहतर है। विकल्प सभी सही है, लेकिन पेडागोजी क्या कहती है आपको बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है, आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है। तो आपका जो डी वाला विकल्प है वो क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार के यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आप देखेंगे कि यदि लोगों का एक समूह दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य में काम करने से रोकता है, श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो देखिए हमारे महाराष्ट्र में तो अक्सर ये चीजें होती रहती है और आप लोग भी इससे बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों को पता है कि यहां पर क्या हो रहा है कि दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य में काम करने से रोका जाता है, श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आप लोगों भी ये बात को ध्यान रख लेंगे कि ये जो होता है दोस्तों ये स्वतंत्र का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आपका जो यहाँ पर सी वाला विकल्प दिया गया है वो सही दिया गया है, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है फिर से एक बार पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में फिल्म का भाग दिखाते समय निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर आपकी क्लास में आपके वर्ग में एक फिल्म दिखा रहे और फिल्म दिखाते हुए सबसे कम अहमियत वाला विकल्प कौन सा है जिसका महत्व सबसे कम होगा। तो देखिए क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो चलो ये सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मनोरंजन करता है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। आपको बताया गया कि विद्यार्थी फिल्मों में जो सीखते हैं उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। कम महत्व की बात हो रही है तो अंक वाली बात, ग्रेड वाली बात, नंबर वाली बात जो हो जाती है दोस्तों नेगेटिव हो जाती है। आप देखेंगे कि यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है, परीक्षा का और फिल्म का कुछ संबंध नहीं आता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पर वो जो रहेगा वो सही
सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि प्रारंभिक स्तर पर एक मिनट, ओके। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को शामिल करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से क्या है। देखिए आपको बताया गया कि सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र या एसएसटी को शामिल करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है। तो देखिए यह कमजोर छात्रों के लिए एक विषय और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो कुछ भी दिया है, इसको तो पता ही नहीं, हमने कट कर देना है। यह छात्रों में देशभक्ति जगाने वाला विषय है, देशभक्ति जगाने वाला विषय हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। चलिए ठीक है। यह सरकारी नीतियों का प्रचार का विषय है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हमको सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन यहां पर देना है। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में रुचि प्रारंभ करता है। बिल्कुल, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, नगर पालिका के इलेक्शन चल रहे थे, हमारी सभी की रुचि उसमें जुड़ी थी। किस वजह से? ये सामाजिक विज्ञान की वजह से, ये समाजशास्त्र की वजह से। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या आएगा? सही रहेगा। आपका डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? वो सही हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि जनपद पंचायत भारत में प्रशासन के किस स्तर पर कार्य करती है। आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। प्रखंड क्या है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अब देखिए प्रखंड क्या होता है कि भारत में प्रशासन के ब्लॉक स्तर पर एक जनपद पंचायत काम करती है। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना के पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर पर स्थानीय सरकारी निकाय है। इस प्रकार क्या है, इसको लेकर हमने इंफॉर्मेशन भी क्या है यहां पर ऐड किया है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन सेट का बारी यहां पर आ चुकी है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सेट यहां पर बनाया है दोस्तों वो सभी आपके सामने है। आपको यहां पर दोस्तों जिस प्रकार से नजर आ रहा है कि पेपर 1 के लिए आपको मराठी, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस मतलब परिसर अभ्यास के 40 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, बिल्कुल अलग अलग। मतलब 10 मराठी, 10 हिंदी, 10 ईवीएस मतलब परिसर अभ्यास और 10 सीडीपी के 40 क्वेश्चन सेट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में यहां पर बताया जा रहा है? 399 रुपए में। 399 रुपए में, यानी आपको 10 रुपए का एक क्वेश्चन पेपर भी यहां पर नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सेट, तो मराठी अध्यापन शास्त्र के आपको 10 प्रश्न पत्र दिए गए, हिंदी अध्यापन शास्त्र के 10 और सीडीपी के 10, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन सेट ये आपको सिर्फ 299 रुपए में मिलेंगे। और टोटल अगर आप हमारे 60 क्वेश्चन सेट लेना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में क्या है दोस्तों, ये 60 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है ये क्वेश्चन सेट खरीद सकते हैं दोस्तों। इसको हम प्रैक्टिस सेट कहेंगे, इसकी जेरॉक्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में भी क्या है दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये तुरंत हम क्या है यहां पर दे देंगे दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट।